भले ही मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कई दोष थे, लेकिन फिर भी मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया और बाद में 101 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को मेंडेलवियम एमडी नाम से जाना गया। जब मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल की खोज की थी, उस समय तक परमाणु के जो मूलभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज नहीं हो पाई थी। तो इसलिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार को ही बनाया था, यानी अपने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया था। सन 1913 में हेनरी मोसले वैज्ञानिक ने तत्वों के परमाणुओं की स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। उन्होंने एक्स किरण की आवृत्ति एवं परमाणु क्रमांक के मध्य जब ग्राफ खींचा तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई, जबकि एक्स किरण की आवृत्ति एवं परमाणु भार के बीच जब ग्राफ खींचा तो सरल रेखा प्राप्त नहीं हुई। तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि तत्वों के मूलभूत जो गुण हैं उन्हें समझने के लिए परमाणु क्रमांक ज़्यादा सही है, या ज़्यादा सही ढंग से हम तत्वों के मूलभूत गुणों को परमाणु क्रमांक से समझ सकते हैं। परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा हम उनके मूलभूत गुणों को समझ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। तो अब हम परमाणु क्रमांक को समझें कि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, जबकि परमाणु भार नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। तो इस प्रकार मोसले ने आधुनिक आवर्ती नियम प्रस्तुत किया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन यानी एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति। आइए अब हम आवर्तीता के कारण को समझें। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं प्रथम समूह के तत्व। प्रथम समूह के तत्व यानी क्षार धातुएं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रेंशियम 87। ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक हैं। इनमें किस प्रकार का संबंध है पहले हम ये देखेंगे। एक में जब हम +2 करते हैं तो यह 3 आता है। 3 में जब हम +8 करते हैं तो 11 आता है, जो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक है। 11 में +8 करने पर 19 आता है, जो कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है। 19 में +18 करने पर रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 प्राप्त होता है। 37 में +18 करने पर 55 यानी सीजियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है। 55 में जब हम 32 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 87, जो कि फ्रेंशियम का परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ हम कुछ निश्चित अंतराल वाले निश्चित अंतराल वाले संख्याओं को देख रहे हैं। +2, +8, +8, +18, +18, +32। तो इन्हें हम जादुई संख्या कहते हैं। इन जादुई संख्याओं के कारण
गुणों की पुनरावृत्ति होती है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एक ही वर्ग में रखे गए हैं, इनके गुणों में समानता है। इन जादुई संख्याओं के कारण 2, 8, 18, 18, 32 यहाँ परमाणु क्रमांक के मध्य एक निश्चित अंतराल है। इन्हें ही हम जादुई संख्या कहते हैं, जादुई संख्या कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। 1 लिथियम का 2, 1, सोडियम 2, 8, 1, पोटेशियम 2, 8, 8, 1, रुबिडियम 2, 8, 18, 8, 1, सीजियम 2, 8, 18, 18, 8, 1, फ्रेंशियम 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1। यहाँ पर समानता क्या है? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, सभी में संयोजी कोशों में एक ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यहाँ यह पाया गया कि किसी वर्ग के तत्वों में समान संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं परमाणु संख्या में निश्चित अंतराल ही आवर्तिता का कारण बनता है। यानी किसी तत्व के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या और निश्चित अंतराल में परमाणु क्रमांक, इसी आधार पर यह निर्धारित होता है कि तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है और तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति एक निश्चित अंतराल के बाद होती है। वैसे तो आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने में बोर, मोसले, बरी, वर्नर जैसे कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा। बाद में आवर्त सारणी को बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया। आज जो हम आवर्त सारणी देखते हैं ये बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 118 तत्व हैं। यहाँ भी जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं ये वर्ग कहे गए और जो क्षैतिज स्तंभ हैं उसे आवर्त कहा गया। जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी पर ही आधारित है। आइए अब हम समझते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस के आधार पर किस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हमने देखा था कि यहाँ 7 वर्ग थे और प्रत्येक वर्ग में उपसमूह बनाया गया, यानी समूह के अंदर ए और बी उपसमूह बनाया गया। 8वां जो वर्ग है उसमें 3-3 तत्वों का त्रिक है। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं तो यहाँ पर 7 प्रत्येक जो 7 उप वर्ग थे और उसके उपसमूह उनको स्वतंत्र रूप से समूह का नाम दे दिया गया। तो 7 वर्ग, उसके अंदर जो ए और बी उपसमूह, तो 7 दूनी 14 वर्ग हो गए। और इसके बाद जो 8वां समूह है उसमें 3-3 तत्वों का त्रिक बना हुआ है, तो 14 और 3 17। और जब बहुत समय के बाद या अक्रिय गैसों की जब खोज हुई रैमसे वैज्ञानिक द्वारा, तब 18वें वर्ग में उनको शून्य समूह के जो तत्व हैं उनको 18वें वर्ग में स्थान दिया गया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वह एक आधार बनी आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। अब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी में देखते हैं कि परमाणु भार के आधार पर उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित किया, जो कि बहुत ज़्यादा क्रमिक नहीं था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जो बहुत ही क्रमिक है। जैसे लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। तो एक एक करके यहाँ प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो हमारे लिए यह याद रखना भी बहुत आसान है। ऊपर से नीचे आने पर भी इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में
कुछ दोष थे कि समस्थानिकों का स्थान, अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जाना जैसे कि लिथियम, अर्जेंटम, समान गुण वाले जो तत्व हैं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, उसको अलग अलग जगह पे रखा जाना। तो इन सब दोषों को भी दूर किया गया। लिथियम एवं अर्जेंटम को अलग अलग स्थान पर रखा गया, वैसे ही जो गोल्ड और प्लेटिनम है उसको एक समान स्थान दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो 8वां वर्ग है उसमें 3-3 तत्वों के त्रिक है। आधुनिक आवर्त सारणी में भी हम देखते हैं कि 3-3 तत्वों का त्रिक बना हुआ है और वो 8वें वर्ग के नाम से ही प्रचलित है। आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को सेकेंड बी स्थान दिया गया है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में था। मेंडलीव ने भी जिंक, कैडमियम और मरकरी को सेकेंड बी में स्थान दिया था और आधुनिक आवर्त सारणी में भी जिंक, कैडमियम, मरकरी को सेकेंड बी में स्थान दिया गया है। अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी को ब्लॉक में किस प्रकार से बांटा गया है। एस ब्लॉक शार्प ब्लॉक, पी ब्लॉक प्रिंसिपल ब्लॉक, डिफ्यूज ब्लॉक डी ब्लॉक, फंडामेंटल ब्लॉक एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 समूह या 2 वर्ग हैं, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। पी ब्लॉक जो है उसमें जो प्रथम सदस्य है उसी आधार पर पूरे परिवार को पढ़ लेते हैं, जैसे बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार को कैल्कोजन नाम से भी जानते हैं और जो 17वां वर्ग है या को हम हैलोजन के नाम से भी जानते हैं और 18वां वर्ग जो है वो अक्रिय गैसों का है, इसे उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो तत्व हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति उनकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत ही कम होती है क्योंकि वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, उनके अष्टक पूर्ण होते हैं। अब हम आते हैं जो डी ब्लॉक है, डिफ्यूज ब्लॉक। इसमें 3D, 4D, 5D, 6D, यहाँ पर 4 श्रेणी में इसको बांटा गया है। तो इसमें 10-10 तत्व रखे गए हैं। यहाँ जो 5D श्रेणी है इसमें लैंथेनम के बाद हॉफनियम है, लैंथेनम के बाद हॉफनियम है। लैंथेनम 57 और हॉफनियम जो है वो 72 है। जबकि 6D में हम देखते हैं कि एक्टिनियम 89 के बाद रदरफोर्डियम 104 है। तो यहाँ जो बीच में 14 तत्व यानी 58 से 71 परमाणु क्रमांक वाले और 90 से लेकर 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व ये नहीं हैं। तो इन तत्वों की एक अलग से श्रेणी बनी हुई है नीचे, जिसे लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। आइए अब हम इसकी 3D संरचना को देखते हैं कि किस प्रकार से लैंथेनम से ही ये जुड़े हुए हैं। तो लैंथेनम के पीछे हम देखते हैं कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के तत्व हैं, यानी 58 सीरियम और ल्यूटीशियम 71 तक के तत्व हैं। जबकि एक्टिनियम में हम देखते हैं, एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम के पीछे हम देख रहे हैं कि थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के तत्व हैं। तो 3D संरचना में हम इन्हें इनके पीछे देख रहे हैं, लैंथेनम के पीछे सीरियम से ल्यूटीशियम तक और एक्टिनियम के पीछे थोरियम से लॉरेंशियम तक। तो इन तत्वों को अलग से यहाँ नीचे रखा गया है क्योंकि इनके गुण डी ब्लॉक तत्वों से बिल्कुल अलग हैं। डी ब्लॉक तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह डी उपकोष में प्रवेश करता है, जबकि एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। तो चूंकि इन तत्वों का संबंध डी ब्लॉक से ही है, डी ब्लॉक के बीच से ही उठाकर इन्हें अलग से नीचे रखा गया है क्योंकि इनके गुण अलग हैं, इसलिए इन्हें अंतर संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है या इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। आइए अब हम एस, पी, डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के गुण के बारे में समझें। एस ब्लॉक तत्व सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to 2। प्रत्येक तत्व में प्रवेश करने वाला
अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश करता है। सभी तत्व मुलायम धातुएं हैं। लिथियम एवं बेरिलियम के अलावा s ब्लॉक के तत्व अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनके यौगिक +1 एवं +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये सभी ताप पर विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। s ब्लॉक तत्व अच्छे अपचायक होते हैं। इनमें अधिकांश तत्व ज्वाला में विशिष्ट रंग प्रदर्शित करते हैं। इनके ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। ये सरल आयन बनाते हैं, जैसे सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन Mg2+। p ब्लॉक तत्व के गुण। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np126। इस ब्लॉक के प्रत्येक तत्व में प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश करता है। p ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु तीनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इनके यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। p ब्लॉक के तत्व तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव व गैस के रूप में पाए जाते हैं। इन तत्वों के यौगिक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इन तत्वों की क्रियाशीलता वर्ग में नीचे की ओर घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। ये तत्व सरल एवं जटिल दोनों प्रकार के आयन बनाते हैं। सरल आयन जैसे Cl-, Br- एवं जटिल आयन CO3₂, SO4₂। इनके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय व उभयधर्मी होती है। d ब्लॉक तत्वों के गुण। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के d उपकोष में प्रवेश करते हैं। इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये सभी धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। इन तत्वों के यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। d ब्लॉक के तत्व जैसे आयरन, निकेल, प्लेटिनम, वेनेडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। d ब्लॉक के तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की भी क्षमता होती है। ये अन्य धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। f ब्लॉक तत्वों के गुण। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन f उपकोष में भरा जाता है। f ब्लॉक तत्व भारी धातुएं होती हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इन तत्वों के यौगिक रंगीन होते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। यूरेनियम के बाद वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनियम तत्व कहे जाते हैं। ये तत्व नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप संश्लेषित किए जाते हैं।